वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 786 है यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था बताइए? पश्चिमी घाट पर हुआ था। ठीक है, पश्चिमी भारत नहीं है, पूर्वी घाट नहीं है, पूर्वी भारत नहीं है, डी है इसका आंसर। तो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। और इसके बाद जो है 1825 से 1826 में भयंकर अकाल और अन्न अभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में फिर विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वसुदेव बलवंत फड़के ने। तो देखिए, प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रणी वसुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके जो है उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की वसुदेव बलवंत फड़के ने। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बुद्धू भगत, भगत जवाहरमल, सिगराय या फिर जतरा भगत? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 1832 में जो है बुद्धू भगत ने किया था। ठीक है, नेतृत्वकर्ता का नाम और ये इसकी सन ये पूछ ली जाती है मैच करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश यानी अंग्रेज सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? गारो, खासी, कुकी या लेप्चा? देखिए, नॉर्थ ईस्ट की जनजाति है ये, तो लेप्चा एलिमिनेट कर दीजिए। सिक्किम की है, खासी है उसमें भी। ठीक है, खासी जनजाति। तो बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद अंग्रेजी सरकार जो है 1765 में सिलहट आए थे। ठीक है, और खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, ठीक है, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु और सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा में जो है पंडुबा में आते थे। अब खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग जो है बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। और कुछ समय के पश्चात अंग्रेज जो, ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय इनमें से है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था और इसके समय चौरी चौरा की घटना, ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन और रोलेट एक्ट का निरसन हुआ था। इस तरह से भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, 3 घटनाएं दे दी। ये घटनाएं निम्नलिखित में से किसके समय में हुई? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना की थी? किसने की थी? याद करिए, वो 1793 का समय और लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्रों में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, विस्वेदारी, और कहाँ कहाँ ये भी पूछ लेते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक। नंबर 7 पर आ जाइए। सुप्रसिद्ध शायर उर्दू के वो भी मिर्जा गालिब का मूल स्थान था?
कहाँ था इनका मूल स्थान? जहाँ स्थान मतलब ये कहना चाह रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका मूल निवास जो है आगरा था, ठीक है, और दिल्ली से भी संबंध है इनका। तो उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी और देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। क्या किया इन्होंने? देखिए, जो भारत का उस समय का शिक्षित वर्ग था, ठीक है, ना तो वो 1857 के विद्रोह का समर्थन कर रहा था, ना ही 1857 के विद्रोह का विरोध कर रहा था। वो तो तटस्थता बनाए रखी थी उसने, उदासीन था वो वर्ग, ठीक है, उसे मतलब ही नहीं था कि हो रहा नहीं हो रहा कुछ। तो सी सबसे अच्छा उत्तर होगा यहाँ पर। तो 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं दिखाई, ठीक है। इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है, ठीक है। अगर ये रुचि दिखाता तो शायद 1857 का विद्रोह सफल हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इनमें से बताइए। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। तो इनमें से जो घटना इसके निकट होगी वही ज़्यादा अधिकतर सही उत्तर होगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा डी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने, यानी लॉर्ड इरविन ने, देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से ही गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी है। इस एक्सप्लेनेशन से पिछले 10 वर्षों में कई तरह के प्रश्न अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे, ठीक है, UPPCS हो या लोअर PCS हो, चाहे वो 5 मार्च 1931 की डेट हो। ये समझौता किन किन के बीच हुआ था? गांधी इरविन समझौते के बीच हुआ था। इस समझौते में सरोजनी नायडू ने किसे दो महात्मा कहा था? तो गांधी और इरविन को कहा था। किस को महात्मा कहा था? ठीक है, किसने महात्मा कहा था? सरोजनी नायडू ने। ये सब प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं एग्जामिनर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कहा था, सरोजनी नायडू ने नहीं कहा था, कैंपबेल जॉनसन, एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था बी। तो इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो इसका उत्तर तो एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था और M.N. रॉय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? किसने किया था? KT पाल ने, सर AP पेट्रो, राव बहादुर श्रीनिवास या सर अकबर हैदरी। लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कुल मिलाकर कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? एक प्रश्न बड़ा पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था भारत की तरफ से, ठीक है। उसका उत्तर है भीमराव अम्बेडकर। और कांग्रेस ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तीनों में से? तो वो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? गांधी जी थे। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। यहाँ उत्तर क्या है? KT पाल। तो सेंट जेम्स महल
जो लंदन में था, इसमें संपन्न हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है, भाग नहीं लिया था इसमें, पहले में दूसरे में लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पाल ने किया था और इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता की थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कहाँ ठहरे थे? ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। कुल मिलाकर 3 हुए थे। तो सेंट जेम्स पैलेस में नहीं ठहरे थे ये, इंडिया हाउस में नहीं ठहरे थे। कुछ और ऑप्शन आए जैसे कि वायसराय हाउस, उसमें भी नहीं ठहरे थे। किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को गांधी रिबन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और गांधी जी SS राजपुताना, ये जहाज का नाम याद रखिए, ये भी पूछ लिया था एग्जाम में। SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे और वहां लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे ये। नंबर 14 पर आ जाइए। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसका बाद में नाम बदलकर कर दिया गया हरिजन सेवक संघ, आपको बताना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, G.D. बिरला, ज्योतिबा फूले या महात्मा गांधी? महात्मा गांधी लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, पहले अध्यक्ष की बात कर रहा है। इसका उत्तर ना अंबेडकर है ना ज्योतिबा फूले, इसके उत्तर हैं G.D. बिरला। ठीक है, G.D. बिरला, घनश्याम दास बिरला। तो पूना समझौते के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी लीग में रुचि लेने लगे और इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया और घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? बताइए। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन या राम मनोहर लोहिया? ये प्रश्न टेस्ट में पहले भी कई बार पूछा गया है। कौन था? जयप्रकाश नारायण। तो वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अशोक राय मेहता आदि प्रमुख थे और जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, संयोजक पूछा है तो उत्तर क्या है? जयप्रकाश नारायण। अगर अध्यक्ष पूछता तो आचार्य नरेंद्र देव। चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।